गुड मॉर्निंग दोस्तों। क्लास 10 चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं, इसका परिचय करेंगे। परिचय देखेंगे बच्चों। ये अपना लेक्चर 1 है। मैं यहाँ आपको कक्षा 10 की मैथ का पूरा कोर्स फ्री कराऊंगा और एकदम आसान तरीके से कराऊंगा। आप यहाँ पर रोज विजिट कर सकते हैं। एक डेली कुछ ना कुछ गणित के अंदर सीखने को मिलेगा। देखो, वास्तविक संख्या वास्तविक संख्याएं जानने से पहले हमें कुछ और बेसिक संख्याओं की बेसिक नॉलेज रखनी चाहिए। जैसा कि तुम्हें सबको आता है, लेकिन फिर भी प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं बेटा? वह संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है? प्राकृत संख्या। अच्छा, एक से शुरू होकर अनंत तक, और इनके अंदर कोई भी दशमलव वाला अंक व भिन्न संख्या वाले अंक शामिल नहीं है। पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्याओं के अंदर यदि हम 0 शामिल कर देते हैं तो ये पूर्ण संख्याएं कहलाती है। अर्थात पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती है। इसी प्रकार पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है? देखो, पूर्णांक संख्याएं में सभी तो ऋणात्मक अंक आते हैं, 0 भी शामिल होता है और सभी प्राकृत संख्याएं भी शामिल होती है। इन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। अर्थात माइनस अनंत से प्लस अनंत तक सभी संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। कोई भी भिन्न संख्या व दशमलव संख्याएं इनके अंदर शामिल नहीं होती। तो हमने क्या सीखा? प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या क्या है और पूर्णांक संख्या क्या है, जो आपने कक्षा 8 तक पढ़ रखा है। सम संख्या किसे कहते हैं? वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, सम संख्याएं कहलाती है। विषम संख्या किसे कहते हैं? वह संख्याएं जो 2 से विभाजित करने पर शेषफल 1 बचता है, विषम संख्याएं कहलाती है। अब देखो अगली स्लाइड पे। अब आगे भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या वह संख्याएं जिसमें स्वयं का भाग जाता हो और 1 का भाग जाता हो, इनके अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाता हो, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4, यहाँ 4 है, 4 एक भाज्य संख्या है क्योंकि 4 के अंदर 2 का भाग जाता है। इसी प्रकार 6 भी भाज्य संख्या है क्योंकि 6 के अंदर 2 का भी भाग जाता है और 3 का भी भाग जाता है। इसी प्रकार 8 भी भाज्य संख्या है क्योंकि 8 और 1 के अलावा 2 का और 4 का भाग जाता है, इसलिए ये भी भाज्य संख्या है। इसके आगे देखें अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? वे संख्याएं जिनके अंदर स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, 3 में भी 3 के और 1 के अलावा किसी का नहीं जाता। इसी प्रकार 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये सभी क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या 2 या 2 से अधिक संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती है यदि उन दोनों के अंदर किसी भी एक संख्या से वे दोनों संख्याएं विभाजित नहीं हो। जैसे 5 और 7 में किसी भी एक संख्या का भाग नहीं जाता, अर्थात इन दोनों का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसी प्रकार 2 और 3 का भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो ये भी अभाज्य संख्या है। ऐसे कोई एक संख्या लेते हैं, जैसे 4 और 10।
ये सहअभाज्य नहीं है क्योंकि इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। 2 का भाग 4 में भी जाता है और 2 का भाग 10 में भी जाता है, इसलिए ये सहअभाज्य नहीं है, सहअभाज्य नहीं है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वह संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। जहां पर p और q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। p और q क्या है, पूर्णांक हैं, और q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। जी, जो नीचे वाली संख्या है वो कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, तब तो वह परिमेय संख्या होगी, नहीं तो परिमेय संख्या नहीं होगी। यहाँ पे देखें 7/5, ये क्या है, परिमेय संख्या है क्योंकि p बटा q के रूप में है। दोनों अंक पूर्णांक हैं। 2/3 ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि दोनों पूर्णांक। अच्छा आगे देखें 3 ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि इसके नीचे 1 ले सकते हैं अपन। और √4 भी परिमेय संख्या है क्योंकि या तो -2 होगा इसका मान या फिर +2 होगा। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या वह संख्या जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे कि √5, √5 का मान 2 पॉइंट और कुछ रहता है, इसलिए हम इसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे √2 इसका मान भी 2.14 इस प्रकार पॉइंटों में चलता रहता है, तो इसे भी हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए ये भी अपरिमेय संख्याएं हैं। पाई का मान भी ऐसे ही होता है, पॉइंटों में बहुत बड़े अंक होते हैं, इसलिए इन्हें भी नहीं लिख सकते। तो वह संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, वह सभी अपरिमेय संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्याएं, तो ये सभी वास्तविक संख्याएं √3, √5, 11, -55, 11.5, ये सभी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं शामिल होती है, यानी परिमेय संख्याएं भी और अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। वास्तविक संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक हो सकती है, यानी सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो समझ में आ गया, वास्तविक संख्याओं में सभी अंक शामिल होते हैं, चाहे से वो ऋणात्मक हो, चाहे वह धनात्मक हो, चाहे वह भिन्न संख्या के रूप में हो, चाहे वह दशमलव रूप में हो। इसके आगे देखें अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रमेय ये कह रही है कि कोई भी एक भाज्य संख्या है, उसे हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि भाज्य संख्या है 66, इसे हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, 66 को अभाज्य संख्याओं को गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए हम इसके करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 66 के करते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 66 में सम संख्या है, इसलिए जाएगा 2 का भाग 3 बार, 2 तिया 6 और 6 में फिर 3 बार। 33 में 3 का भाग जाएगा, 3 में 1 बार, 3 में 1 बार, और 11 में 11 का ही भाग जाएगा। इस प्रकार 66 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में इस प्रकार व्यक्त करेंगे, 66 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 11। इसी प्रकार 420 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए हम 420 के भी करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 420 सम संख्या है, 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0। फिर 2 का भाग जाएगा, सम संख्या है 2 एकम 2, 1 में नहीं जाएगा तो यहाँ पर 0 हो गए 10, 2 पंजे 10, 5 बार। सम संख्या नहीं है, अब जाएगा इसमें 3 का भाग,
तीन तिया 9, एक बच गया, 3 पंजे 15। फिर इसमें जाएगा 5 का, 5 7 35, और फिर जाएगा इसमें 7 का, 7 एकम 7। तो 420 का जो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल रूप है वो आएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, और हम इसे घात रूप में लिखेंगे। तो 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो हमने 66 और 420 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। आगे सीखना है हमें एचसीएम तथा एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना जानना है। देखो 66 और 420 का निकालना है अपन को एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले हमें इन्हें के निकालने 66 को लिखना है अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, जो निकलेंगे अभाज्य गुणनखंड की विधि से। तो 66 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं 2 से 33 बार, फिर 3 से 11 बार, फिर 11 से 1 बार। तो 66 का अभाज्य संख्याओं को गुणनफल रूप है 2 गुणा 3 गुणा 11। इसी प्रकार 420 का भी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल रूप निकालने के लिए 420 में 2 का देंगे भाग, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0 के 0, फिर 2 का, 2 एकम 2, 0, 2 पंजे 10, फिर इसमें जाएगा 3 का, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। अब जाएगा 5 का, 5 7 35, 7 एकम 7, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, 2 का स्क्वायर गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। अब देखो भाई इनका निकालते हैं एचसीएफ। 66 और 420 का एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने में हमें दोनों संख्याओं का जो गुणनखंड है उनके अंदर से कॉमन गुणनखंड लेने हैं। तो कॉमन देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हमें कम घात वाला लेना होगा। तो 2, दोनों में 3 है इसलिए 3 ले लिया, दोनों में 11 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, इसलिए इन्हें नहीं लेंगे। तो इनका एचसीएफ आ गया 6। इसी प्रकार इनका एलसीएम निकालेंगे हम 66 और 420। सॉरी, देखो एलसीएम निकालने के लिए हमें गुणनखंड के सभी अंक लेने हैं और अधिक घात के साथ लेने हैं। तो 2 की घात 2 गुणा 3, दोनों में 3 है, 11 है, फिर 5 है, फिर 7 है। इन्हें सबको गुणा करते हैं तो देखो 4 तिया 12, 12 पंजे 60, और 60 इंटू 7 करेंगे तो आ गए 420 और गुणा 11। इन्हें गुणा करते हैं तो ये आ रहा है 0, 11 दूनी 22 हासिल 2, 11 चौक 44 और 2 46। ये आ गया इसका एलसीएम। तो एचसीएफ तो आया 6 और एलसीएम आया 4620। चलो आगे देखते हैं इसका परिचय के अंदर और क्या सीखते हैं।